चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी रेनी डे। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब किसका है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इसको कभी कभी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ, और कभी हम इसको एनजीओ बोल देते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो हमें एनपीओ से याद रख के चलेंगे। चैप्टर है एनपीओ। एग्जाम में इसकी जर्नली वेटेज बैठ रही है 10 मार्क्स अप्रोक्स, 10 नंबर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बनाने हैं? एनपीओ। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एनपीओ का मीनिंग क्या होता है? मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी संस्थान बनी हुई है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए खुली है, प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं खुली। ठीक है जी, प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुली। जैसे फॉर एग्जांपल रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब अपने मेंबर से पैसे लेता है, स्पॉन्सरशिप से पैसे लेता है, कोई बंदा डोनेशन दे देता है, फिर किसी क्लब, मंदिर, गुरुद्वारे के खर्चे भी होते रहते हैं, लेकिन एट द एंड 31 मार्च को कुछ पैसा बच जाता है, सरप्लस। मतलब मेरे को टोटल इनकम हुई, वही पी एंड एल अकाउंट, मेरी टोटल इनकम हुई है फॉर एग्जांपल एक साल में 10 लाख रुपए की, सारा कुछ मिला के इवेंट वगैरह करके 8,70,000 के मेरे खर्चे हो गए उसी साल। तो मेरे पास कितना पैसा बच गया? तो यानी कि प्रॉफिट तो बच रहा है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के पर्पस से एनपीओ को नहीं खोला जाता। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होती है कि सर एनपीओ व्हाट, क्या होता है एनपीओ का मतलब? तो एनपीओ का मेन मतलब मैंने आपको बताया, जब हम कोई मंदिर, गुरुद्वारे, क्लब्स, कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस प्रॉफिट कमाने के पर्पस से ना खोले, लेकिन प्रॉफिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनपीओ। ये भी हमारी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लास +1 में हम अकाउंट्स पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर का, कि अगर एक दुकान का अकेला मालिक होगा तो जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का सफर कैसे होता है, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, बीआरएस फलाना। फिर हम आते थे पार्टनरशिप पे, जहां पे रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ वगैरह होता था। फिर हमने पढ़ा कंपनी का, जहां पे हमने शेयर कैपिटल और डिबेंचर के चैप्टर पढ़े। और इस बार सिलेबस में 2 चैप्टर हो रहे हैं, बोनस शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, और डिबेंचर की रिडम्पशन, जो हमने क्लास +2 में नहीं सीखा हुआ। तो ये 3 नए टॉपिक ऐड हैं। तो कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है? तो एक फोर्थ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, जो हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डे रूटीन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो दुकानदारी नहीं करती। सोल प्रोप्राइटर उससे बड़ी, पार्टनरशिप उससे बड़ी, कंपनी, लेकिन उसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के मंदिर, हमारे यहाँ के चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, हमारे यहाँ का रोटरी क्लब, एस क्रॉस सोसाइटी, चीज समझ में आती है? तो उनकी अकाउंटिंग, सर उनकी अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एनपीओ में बड़े झोलमोल गोल मटोल होते हैं। अब अगर रोटरी क्लब है तो वो एक साल में 10-15 तरह के इवेंट कराएगा, तो कहीं उसको स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलेगा, कहीं से एडमिशन फीस मिलेगी, कहीं से एंट्री फीस मिलेगी, फिर उसी के खर्चे भी होंगे। फिर उस क्लब के या उस एनपीओ के, एनपीओ बनता कैसे है बेटा? एनपीओ बनता है, जैसे एनपीओ बन गया, उसमें बड़े सारे मेंबर्स वॉलंटियर काम करते हैं। जैसे मैं रोटरैक्ट क्लब का सेक्रेटरी था, तो रोटरैक्ट क्लब में क्या है, समझ लो 25-30 बंदे हैं जो थोड़ा सा सोशल काम करना चाहते हैं। तो वो साल में क्या भरते हैं? सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं, अपनी एंट्री फीस। एक एंट्री फीस होती है जो स्टार्टिंग में ले लो, जो आपके स्कूल की एडमिशन फीस होती है। क्या स्कूल में एडमिशन फीस लेके काम खत्म हो जाता है? नहीं, हर महीने फिर से फीस भरते रहते हो ना। तो सेम ऐसे ही एनपीओ में भी ऐसे होता है, एक एडमिशन फीस हो सकती है, एंट्रेंस फीस, एक सब्सक्रिप्शन फीस। सब्सक्रिप्शन फीस यानी कि आपको एनपीओ का मेंबर बनने के लिए कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। जैसे कि समझ लो रोटरी क्लब है, तो रोटरी क्लब एक साल का 20-25 हजार रुपए लेता है। फिर उसके नीचे रोट्रैक्ट क्लब है, जिसमें मैं मेंबर हूं, उसमें हम साल का 2500 रुपए लेते हैं हर मेंबर से। वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, सोशल कामों में लगाते हैं, चाहे बाहर छबील लगा ली, चाहे काउ फीडिंग या डॉग फीडिंग कर ली, ठीक है, थोड़े से ठीक ठाक लोगों को कंबल बांट दिए, कभी योगा कैंप करा लिया, कभी ओल्ड एज होम में जाके दशहरा सेलिब्रेट कर लिया, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। इन सारी चीजों के लिए एनपीओस बनाए जाते हैं। एनपीओस किसी का पर्सनल प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते। एनपीओ का मेन काम क्या होता है, अब आपको पता चल गया। सोशल वेलफेयर, एजुकेशन बांटना, थोड़ा बहुत गरीबों में वो बांटना, रिलीजियस में भी हो सकता है, ऐसे कामों के लिए एनपीओ बनाया जाता है। क्योंकि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो दिल दिमाग में आता है, यार ये तो पी एंड एल बैलेंस शीट की बात हो रही है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल बैलेंस शीट की बात हो रही है। काम कर रहे हो तुम, मतलब धर्म वाले, संस्कार वाले, ठीक है, गरीबी मिटाने वाले, या ऐसे क्या बोलेंगे इसको, चैरिटेबल वाले। और वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो गया?
क्योंकि एनपीओज में बहुत सारे मेंबर जुड़ते हैं, वो पैसा भरते हैं, तो फाइनेंस आ गया बीच में। इवेंट होगा तो सब्सक्रिप्शन स्पॉन्सरशिप मिलेगी, एडमिशन फीस लोगे, मेंबर से पैसा लोगे, फिर खर्चे भी होते हैं, तो हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। क्योंकि मेंबरशिप में किसी भी एनपीओ में, रोटरी क्लब है चाहे कुछ है, लड़ाइयां बहुत होती हैं मेंबर की, बहुत लड़ाइयां होती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत लड़ाइयां हो जाती होती हैं कि भाई तुमने हमसे पूछा नहीं, हम मेन मेंबर है, तुमने हमें बताया नहीं, ये फंक्शन कर लिया मुझे बताया नहीं, स्पॉन्सरशिप इसके लिए लिए वो। तो इन सभी कंफ्लिक्ट के लिए ये दाग लगते होते हैं कि प्रॉफिट एनपीओ में जो पैसे आया कहीं तू ना लेके चला गया हो चोरी करके, गपला करके। इसी वजह से आप खुद बताओ, उस संस्थान के एनपीओ के हिसाब किताब रखना जरूरी है कि नहीं है? तो उसी के लिए जब हिसाब किताब बनाना जरूरी है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एनपीओ को डोनेशन तभी मिलेगी अगर आप अपना बैलेंस शीट और पी&एल गवर्नमेंट को दोगे। वो कहेंगे आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको 1 साल का 10 लाख रुपए डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन आप हमें अपने अकाउंट्स दिखाओ। तो चीज समझ में आ रही है? बड़े सारे रीजन मैंने आपको बता दिए, दिमाग में फिट हो गया। तो ऐसे ही सेम एनपीओ का ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनेगा। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता होता, पी&एल अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस नहीं कर रहे आप। तो इसमें देखो, जैसे जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, आप लोगों ने लिखना है तो लिखते चले जाना। जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, जो आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, कई सालों से पढ़ते हो, और जो एनपीओज होते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, पर्पस क्या है? नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। सेम एनपीओ को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसको भी पी&एल अकाउंट का सेम रूल फॉलो करना पड़ता है। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम, यानी कि नॉमिनल रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये बनाना है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस नाम ना देके ये बोल देते हैं, काम करो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मेन काम क्या होता है? वही प्रॉफिट लॉस निकालना। ये प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलते, ये उसको बेटा बोल देते हैं सरप्लस या डेफिसिट। क्या बोल देंगे? सरप्लस या डेफिसिट। अगर हमारी इनकम ज्यादा हुई तो सरप्लस हो गया, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगते होते बिजनेसमैन की तरह, इनके कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं टैक्स के। वो एनपीओ टोटली आप सीए इंटर में पढ़ोगे। ठीक है जी, हो सकता है अगर मैंने पढ़ाया तो शायद ऑडिट में मुझे भी पढ़ाना पड़ सकता है एनपीओ, या लो कंपनी लो में आएगा एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनीज होता था कंपनी लो में, याद करके देखना, 2 महीने पुराना। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती थी? चैरिटेबल, रिलीजियस, कॉमर्शियल, ये आर्ट्स कल्चर, इनको प्रमोट करने के लिए, इसी को बोलते हैं एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनीज। तो सेक्शन 8 कंपनी है, तो अगले साल जब सीए इंटर में आप बैठोगे, कंपनी लॉ पढ़ने लगोगे, अभी वाला कंपनी लॉ आपने 5% पढ़ा है, वो तो एक नमूना था। ठीक है, फिर 50-60% इंटर में पढ़ोगे, बाकी बचा हुआ 50% आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है जी, तो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, यानी कि आपको अगले बार भी उससे रूबरू होना पड़ेगा। यहां पे हम थ्योरी नहीं कर रहे, हिसाब किताब देख रहे हैं। सीए इंटर में एनपीओ के सारा थ्योरी देखोगे, जो हम पढ़ भी आए हैं मोटी मोटी तो। ठीक है जी, तो एक ये बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं, ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं जी। ठीक है, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, अगर ये नॉर्मल कंपनीज हैं, ये कैश बुक बनाते थे, याद है? कैश बुक का चैप्टर हमने कर लिया। आप इसको कैश बुक बोल लो, कैश अकाउंट बोल लो। ये कैश बुक को किसी और नाम से बुलाते हैं, ये कहते हैं, ऊपर क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बनेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, कैश बुक बनाना, कैश ये किस हिसाब से बनती है? कैश बेसिस पे बनती है। आपको याद है 2 तरह के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होता है और दूसरा एक्रूवल बेसिस। जो कैश बुक बनती है यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये किस बेसिस से बनते हैं? कैश बेसिस से। हम सिर्फ ये देखेंगे पैसा आया कितना, गया कितना, आउटस्टैंडिंग वाली चीजें नहीं लिखते, डेप्रिसिएशन वाली चीजें नहीं लिखते, क्योंकि वहां से पैसा नहीं जा रहा होता। और ऊपर ट्रेडिंग एंड पी&एल ये लिख देना, ये दोनों ही एक्रूवल बेसिस से चलते हैं जी, एक्रूवल बेसिस। सर एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का एक बार के लिए मतलब बता दो, अभी बता रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ गया? तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो सिमिलैरिटी है ना, बिल्कुल ही। बस वहां पे इनकम और एक्सपेंसेस और तरह के होते हैं।
नॉर्मल बिजनेस में आप इनकम बताना, सबसे मेन इनकम सेल, सेल होती है ना, सबसे मेन इनकम क्या होती है, सेल। एनपीओ में सबसे मेन इनकम क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। जो मेरे मेंबर बने हैं, अगर समझ लो मेरे को कहीं से डोनेशन चैरिटी नहीं मिल रही, तो जो 100 मेंबर जुड़े हैं, या तो वो पूरे साल की इकट्ठी सब्सक्रिप्शन भरते हैं, या मंथली या क्वार्टरली, वो आपकी मर्जी है। जैसे ही एनपीओ ने बायलॉज में अपने रूल लिखे हैं कि हर महीने 1000 रुपया जमा करा दिया करो, या फिर साल का इकट्ठा 10,000 जमा करा दो, तो एनपीओ की मेन इनकम कहां से आती है, सब्सक्रिप्शन से, ना कि सामान बेचने से, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, यहां तक क्लिक हो रहा है। अब बात करते हैं सर एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का मतलब क्या होता है। यार अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर खत्म करके आए हो, जहां पे आप लोगों ने पी एंड एल अकाउंट बनाया था। आप लोग मुझे बस ये बता दो, पी एंड एल अकाउंट में दो चीजें बता देता हूं, वैसे तो तुम्हें आता है, मुझे नहीं पता आता है कि नहीं आता। वेजिस है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कुछ भी खर्चा ले लो, मैंने वेजिस ले लिया। एडजस्टमेंट के बाहर लिखा हुआ है 15 रुपए वेजिस आउटस्टैंडिंग। ट्रीटमेंट बता सकते हो क्या, ये 100 रुपया ठीक है, ये 100 रुपया ठीक है विद, तो फिर विधि ठीक थोड़ी ना हुई। तो ऐड क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना। अब बात करते हैं 100 का मतलब क्या है, 15 का मतलब क्या है, 115 का मतलब क्या है। 100 का मतलब वेजेस, गलत, पेड है। 100 का मतलब है वेजेस पेड, जो पे कर चुके हो। 15 का मतलब इस साल की है, पे नहीं की, पर पे तो करनी है। तो एक्रूवल बेसिस यही तो कहता है, जिस साल के एक्सपेंसेस इनकम है उसी साल में लिखो, पे किए हैं चाहे नहीं किए, रिसीव हुए हैं चाहे नहीं किए, कैश मैटर नहीं करता। तभी तो ये कैश बेसिस ना हुआ, क्या हुआ, एक्रूवल बेसिस। तो आपने टोटल एक साल में 115 रुपए की वेजेस खर्च की है, तो ट्रेडिंग और पीएनएल कहता है भाई साहब हम तो एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। चाहे इसमें से आपका वेजेस पेड 0 होता, फिर आउटस्टैंडिंग 115 बन जाता। क्या मैंने ठीक बोला कि उल्टा बोल गया हूं, वेजेस 0 होता तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आता, 115। पी एंड एल में फिर भी 115 आता ही आता। अब या ये लड़ाई मत करना सर, ट्रेडिंग में आता, टीपीएल की बात हो रही है, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। तो यानी कि एक्रूवल बेसिस ही फॉलो कर रहे थे हम, पिछला पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस इंडिया में अलाउड ही नहीं है। सर एक बार फिर से, कैश बेसिस इंडिया में अलाउड ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल, क्या मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखता हूं, ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन लिखता हूं। मुझे आप एक बात बताओ, क्लास प्लस टू में भर भर के सिखाया था, वाइवा वाले दिन हमने तैयारी बड़ी कर रही थी, नॉन कैश आइटम होती है डेप्रिसिएशन या कैश आइटम होती है, नॉन कैश, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बस हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पैसा तो नहीं दिया। कहीं मैं कहूं ओ भाई साहब मेरा मोटरसाइकिल पुराना हो गया, ये ले 20,000 रुपए रखो, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो तो ये नॉन कैश है, तो नॉन कैश का मतलब क्या हो गया, एक्रूवल बेसिस। तो एक्रूवल बेसिस दो कंडीशन पूरी करता है, दो कंडीशन बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन हो गई लिख लो, पैसा चाहे आपने 0 खर्च किया है चाहे आधा खर्च किया है, सारी अमाउंट लिखनी चाहिए जो एक साल की है। और कैश बेसिस कहता है जितना पैसा आया जितना गया उतना लिखो। यही बंदे का अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊं, अब ध्यान से सोचना, कैश अकाउंट बनाता हूं मैं, कैश बुक का चैप्टर मैं कर चुका हूं 2 महीने पहले। कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश को लिखना। क्या इसमें एक्रूवल या नॉन कैश ट्रांजैक्शन को लिखूंगा। अच्छा, मैंने सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, 80,000 मिल गया, बताओ किस तरफ लिखूं और कितना लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में। डेबिट में लिखते हैं रिसीप्ट टू डेटर, या सेल लिख दो कितना। क्या मैंने 20 लिखा, नहीं, जबकि मेरे को ऊपर पी एंड एल अकाउंट में अगर बाय सेल्स लिखनी पड़े तो 80 रुपए जो मिल चुके हैं, 20 रुपए जो आउटस्टैंडिंग है या डेटर है, तो मैं तो सेल पूरी लिखता हूं ना। हम थोड़ी देखते हैं सेल क्रेडिट है कि कैश है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर 10 सेकंड के लिए रिकॉल करो पिछला, क्या कभी सेल के साथ कैश और क्रेडिट को हमने बाइफरकेट किया है, नहीं। हम तो देखते हैं सेल कितने की हुई है, चाहे सारी की सारी उधार पे है फिर भी लिखना पड़ेगा। एक्रूवल बेसिस क्या बात करता है, एक बार बोल के बताना, सारी ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेंगी चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला। कैश बेसिस क्या फॉलो करता है, कैश बेसिस वो कह रहा है जो पैसा आया गया। मुझे बताओ कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में डेप्रिसिएशन किस तरफ लिखूं, नहीं आएगी क्योंकि नॉन कैश है, पैसा गया नहीं। दूसरा डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, चलो अगले स्टेप पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ये वाली थी 15 रुपए, कैश बुक में किस तरफ लिखनी है, नहीं लिखनी। तो मेरे को ऊपर जो ये मैंने वेजेस लिखा है इसकी ट्रीटमेंट मेरे को कैश बुक में सिखाओ, लिखूं कैसे।
कंप्लीट कराना। 115 या 115? क्या लिखूंगा बाय वेजेस या एक्सपेंसेस, 100 जितना पे किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नीचे और क्या बनेगी, बैलेंस शीट। मुझे बैलेंस शीट में बताना वेजेस 100, 15, 115, 15 कितनी, 15 एसेट है लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि देनी है। देखना यहाँ पे ठीक लिख रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस ओके है। अच्छा जी, इस हिसाब से मेरे को सेल के हिसाब से बताओ, 80 रुपए आ गया, 20 रुपए डेटर, तो कैसे लिखूंगा, कैश में कितना, डेटर्स में कितना, पूरा हो गया 100। क्या अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर में, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि आपको पूरा कैश अकाउंट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। पहले तो मैं बात करता हूं, ये नॉर्मल बिजनेस में मैंने पी एंड एल अकाउंट और कैश अकाउंट लिखा है, इसी को अगर मैं एनपीओ चढ़ा दूं, बताओ पी एंड एल की जगह क्या नाम लिखूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ नाम चेंज है, नेचर चेंज नहीं है। सर नेचर में कुछ चेंज है, 0%, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस बना नहीं रहे, तो फिर आप प्रॉफिट लॉस लिखोगे थोड़ी, आप लिख रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, सरप्लस बच रहा है, सरप्लस कमाने के लिए नहीं बैठे थे। अच्छा जी, कैश अकाउंट को क्या लिखूं, बुक में कॉपी पे लिखवाया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, पेपर में क्वेश्चन आएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि कैश बुक दी होगी, उसकी हेल्प से मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा, यानी कि कैश बुक में कभी कभी ऐसा भी होगा, ध्यान से देखना, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट है, ठीक है, मुझे सब्सक्रिप्शन मिली, सब्सक्रिप्शन किससे मिलती है, मेंबर से, 10,000 रुपए, ठीक है, इस 10,000 रुपए में से, ध्यान से सुन लेना, इस 10,000 रुपए में से ना 2,000 रुपया एडवांस मिली है, तो मुझे तो 10,000 मिली है। कैश बुक तो भेदभाव ही नहीं करता, कैश बुक क्या फॉलो करता है, कैश बेसिस, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है लिख दो, ये देखना ही नहीं इस साल का है, पिछले साल का है, या फ्यूचर ईयर का है। लेकिन अगर मेरे को 10,000 मिला तो मैंने 10,000 रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिख दिया, यानी कि कैश बुक में। क्या ये ठीक है, द आंसर इज यस। क्वेश्चन कह रहा है पी एंड एल अकाउंट बनाओ, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं बाय वाली तरफ लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी, पहले कितने लिखूंगा, 10,000, लेकिन इसमें मेरे को हटाना पड़ेगा पिछला और अगला, करंट ईयर का लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस, दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस, मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये सारे एक ही बात करते हैं, जिस साल के इनकम एक्सपेंसेस या आइटम्स हैं उसी साल में लिखो, ठीक है। तो अगर मैं 2 अकाउंट बना रहा हूं, मुझे 10,000 मिला तो इसी साल है, मुझे 10,000 मिला तो इसी साल है नंदनी, इधर मुझे 10,000 इसी साल मिला है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट ने तो इसी साल का 10,000 लिख दिया, और ये देखता ही नहीं है कि पिछला है, करंट का है कि फ्यूचर का है, मिला लिख दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा वहमी अकाउंट है, जब मैं पहले +1 वालों को पढ़ाता था ना, ये +2 वालों को, तो उनके साथ तो मैं डेमो, एक टाइम पे ये +1 में चैप्टर होता था, एक टाइम पे +2 में, अभी तो कोविड के बाद कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। कोविड के बाद वाला साल या कोविड वाला ईयर ये लास्ट था जब ये वाला चैप्टर था, तो 5 साल से हट गया, तो वहां तो मैं एग्जाम्पल लेता था, ठीक है, बंदों को डेमो बुला के ना, तो उस हिसाब से करते थे, थोड़ा जल्दी समझ आता था, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। अब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किस बेसिस पे फॉलो करना है, एक्रूवल बेसिस कहता है ओनली करंट ईयर आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, पास्ट ईयर की हटा दो, फ्यूचर ईयर की हटा दो, इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है 2,000, तो करंट ईयर का कितना हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे 1,500 रुपया भी एक मेंबर के आने बाकी हैं इसी साल के, बताना ट्रीटमेंट, माइनस कर देंगे, आगम कह रहा है प्लस कर देंगे, आगम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनकम है, मिलनी बाकी है। 10,000 मिल चुका था जिसमें 2,000 एक बंदे ने, ऐसा भी तो होता है ना जब आप लोग फीसें एडवांस दे देते हो, तो मेरी उस साल की तो नहीं है, तो मैं फ्यूचर ईयर की हटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। लेकिन कोई कोई सब्सक्रिप्शन ऐसी भी होती है जो मिलनी पेंडिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस था, तो 1,500 ऐड कर देंगे, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 95, मिल कितनी गई है, 10,000, तो 10,000 रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में, और यहाँ पे 9500, ये सब चीजें होंगी। कभी कभी क्वेश्चन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इससे रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाओ, और बाकी क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह होगा, नीचे एडजस्टमेंट दी होगी और कहेंगे बैलेंस शीट बनाओ,
70% क्वेश्चन वही वाले आएंगे एफएस वाले, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, पी एंड एल यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी। 30% चांस उल्टा क्वेश्चन की है। दोनों आसान है यार, दोनों आसान है। उल्टा मतलब कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, कहेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट बना के दिखाओ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की दी होंगी, उसमें आउटस्टैंडिंग वाले भी गिवन होंगे, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग वाली चीजों को हटाना है, क्योंकि उसमें कैश ना आया है ना गया है, बकाया है, मतलब उधारी है। तो ये मेनली मेरे चैप्टर की थीम है। ठीक है जी, तो पहला टॉपिक जो मेरे पास इस चैप्टर में आने वाला है, टॉपिक्स वैसे तो देखो छोटे छोटे 7-8 टॉपिक हैं, 2 बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, और एक छोटा बहुत खतरनाक टॉपिक है। मैं लिखवा देता हूं क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आ सकता है पेपर में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ सकता है, ये वाले 2 बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन विद बैलेंस शीट भी आ सकते हैं, विदाउट बैलेंस शीट भी, तो विद बैलेंस शीट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 नंबर में आने के चांसेस हैं, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना या अकाउंट बनाना। वही आधा तो मैंने आपको सिखा ही दिया, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना, प्रीपेड माइनस कर देना, लेकिन कभी कभी आता है अगर पिछले साल के भी पैसे इसी साल में जुड़े हो तो वो भी हटा देना। मुझे कहां पे पहुंचना है, करंट ईयर में पहुंचना है, बात खत्म। चौथा, फंड बेस्ड आइटम्स, 10 मिनट की है। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग की कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन जैसी है, सब्सक्रिप्शन जैसी है। ठीक है, जर्नल फंड, स्पेसिफिक फंड, इसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ देना। ठीक है, जो और कुछ टॉपिक आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। तो मेनली पेपर के लिए ऊपर जो पहले 2 पॉइंट है वो बड़े वाले क्वेश्चन है, 10 नंबर 8 नंबर के ये आएंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन, इसके बिना ना छोटा क्वेश्चन बनेगा ना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि एनपीओ की मेन इनकम सब्सक्रिप्शन होती है जो मेंबर से मिलती है। अब आओ जी, इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ की, पहला ये डिब्बे डुब्बे पे आ जाओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट इक्विवेलेंट टू किसके होता है। सिर्फ ना जब हम किसी चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं ना, तो आने वाली चीजें ना आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये है, फिर बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, पी एंड एल और बैलेंस शीट मैंने आपको लिखवाई दी। डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ, सारी मैंने करा दी। डोनेशन मिलती है हमें, किसी से भी मिल सकती है। एंट्रेंस या एडमिशन फीस जो पहले पहले मिलती है कि अच्छा आ रहे हो 1000 रुपया दो, बाकी हर महीने तो देना ही पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन। एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरा बोले भाई साहब पूरी जिंदगी का कितना है, 1 लाख, 1 लाख तक आज के बाद बात मत करियो मुझसे, तो लाइफ मेंबरशिप इज काइंड ऑफ वैसी चीजें हो गई। तो ये एनपीओ की क्या है, रिसीप्ट्स। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन सारा मैंने बता दिया है, एक रीडिंग पढ़ लेना। आगे आ गया जी नेचर ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, थ्योरी भी बन सकती है पेपर में, तो इधर साइड पे लिख लेना थ्योरी, पॉसिबल, एक्सपेक्टेड नहीं लिखवा रहा मैं, पॉसिबल लिखवा रहा हूं, 2 चीजों में फर्क है। एक्सपेक्टेड तो वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में मैं बार बार बोलूंगा थ्योरी स्किप मत करना, जो जो चैप्टर कर रहे हो स्कैनर में से उसकी थ्योरी साथ साथ निपटाई चले जाओ। थोड़े दिन पहले भी बोला था लास्ट डे पे थ्योरी नहीं हो पाएगी, 16 नंबर की आनी है, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स, 4-6 नंबर की अलग से, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मेरे को अकाउंट्स में 80 चाहिए, 80 का टारगेट लोगे तभी 70 आएंगे। ये +2 वाला नहीं है कि 95 आ ही जाएंगे, जहां पे तुम्हें 80 खींचने पड़ेंगे, 50 तक भी जोर लगाना पड़ेगा। टारगेट अपना 80-85 का लेके चलो तभी 70 आएंगे। जब तक सीए फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट 65 प्लस, मतलब एक सब्जेक्ट 65 प्लस, एक सब्जेक्ट 75 प्लस नहीं आता, फाउंडेशन क्रैक नहीं होगी। इस बात पे मत जाना कि चारों को इक्वली लेके चलूं 50-50 ना, 2 सब्जेक्ट फेवरेटिज्म में लेके आने पड़ेंगे, जो भी तुम्हारे चारों में से अच्छे हो। ठीक,
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सीधा इन्होंने बात ही खत्म कर दी, समरी ऑफ कैश बुक, ये लो जी बात खत्म, विदाउट द डेट कॉलम, कह रहे हैं डेट नहीं डालेंगे बाकी सारा सेम है, करो सर्कल जल्दी, ठीक है जी। तो इन्होंने सारा को लिख दिया, हॉस्पिटल, क्लब, सोसाइटी, टेंपल, चर्च, ये सारे क्या होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। नॉर्मली कैश सिस्टम अलाउड नहीं होता, एनपीओस को थोड़ा बहुत अलाउड होता है कि आप बना के चलना। मेन आ गया, देखो इधर देखो, रिसिप्ट आर एंटर्ड इनटू द लेफ्ट साइड, सारा करा तो दिया यार मैंने, पेमेंट आर राइट साइड, तो सेम तो है। देखो इन्होंने ये बार बार लिख रहे हैं, ये बात बड़ी अच्छी है कि सेम एज दे आर अपीयर इन द कैश बुक। ओके है जी, तो उसके फीचर ये पढ़ लेना, ठीक है, यही वाले रीड कर लेना, पॉइंट नंबर 1 2 3, ऊपर वाला पैराग्राफ अगर किसी को बोरिंग लगे तो पॉइंट 1 2 3 पढ़ लेना। एग्जांपल पे आ जाओ, द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द स्वराज क्लब 31 मार्च। देखो एक चीज ना यहाँ पे ये सीखनी पड़ेगी तुम्हें, मेरा साल देखना इस क्वेश्चन में क्या ईयर है मेरा, इस क्वेश्चन में 21 22 ऐसे ही होता है, देखना डेट्स बता सकते हो, 1 4 गलत, 1 4 21 से 31 3 22, मैं इस साल में हूं इस चांद इस कटोरी में, लेकिन कभी कभी पैसा मुझे पिछला भी तो मिल जाता है ना बकाया, और पिछला कभी कभी मैंने देना भी होता है, कभी कभी एडवांस वाला। तो ये मेरा पास्ट हो गया, ये मेरा फ्यूचर हो गया। आपको करंट ईयर के दायरे में रह के सीखना है सब कुछ। अगर आप ये वाले डायग्राम को संभालोगे ना अपने में, ये चैप्टर का कैलकुलेशन बहुत हद तक इजी हो जाएंगी, ठीक है जी। इस चैप्टर का पहला रूल यही है, आप सेंटर में खड़े हो, लेकिन क्वेश्चन में सारी ट्रांजैक्शन सेंटर वाली नहीं होंगी, 80% करंट ईयर की ट्रांजैक्शन होगी, 20% पास्ट या फ्यूचर की। एक्रूअल बेसिस में मुझे पास्ट और फ्यूचर को हटाना है, ठीक है, ये याद रखना। अब करते हैं बात, क्या कह रहा है, रिसीप्ट और पेमेंट है 31 मार्च 22 की। एंट्रेंस फीस बताओ इनकम है या खर्चा है, एनपीओ के लिए इनकम। मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, इनकम है। फुटबॉल, फूड स्टफ सेल, सर फूड स्टफ सेल कैसे कर रहे हैं, जैसे ना हर उसमें अंदर एक कैंटीन सी बनी होती है, मेंबर ने फीस दे दी, ये थोड़ी है कि कैंटीन तुम्हारी हो गई, तो जो वहां पे खाना है उसके पैसे भरने पड़ेंगे, सिंपल। आगे सैलरी वेजेस खर्चा, परचेज खर्चा, कंस्ट्रक्शन ऑफ खर्चा, जर्नल एक्सपेंस खर्चा, रेंट खर्चा, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिख दो इसको, पॉइंट नंबर 1 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1 अप्रैल को 200, 31 मार्च को 350, कैश एट बैंक। अब आप मुझे बताओ कैश बुक में क्या हम कैश एट बैंक वाली ट्रांजैक्शन लेते हैं, याद करो, लिखते हैं ना, तो ये सेम है। इधर देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट। पहले तो फॉर्मेट का नाम देखो, क्लब का नाम लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इन्होंने भी फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, हम भी ऐसे ही लिखते थे। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला इधर लिखेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का भी लिख दो बैंक का भी लिख दो। पीछे से देखो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था, 200 और 400, देखो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। ऐसे ही बाय वाली साइड क्लोजिंग बैलेंस देख लो, ये दो बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होंगे। देखो जी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, बस जो पैसा आ रहा है डेबिट में लिख दो, पैसा क्या क्या आया था, ये देखो एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सेल, और खर्चा क्या क्या हुआ था, सैलरी, परचेज, क्लब। यार यहाँ पे देखो इन्होंने ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई है या पेविलियन की, आप ऐसे सोचो एक बार के लिए, फिलहाल मेरे कहने पे सोचो बिल्डिंग बनाई है, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिल्डिंग का खर्चा भी लिखा जाएगा, द आंसर इज यस, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट एक्रूवल बेसिस के हिसाब से नहीं चलता, रेवेन्यू नेचर को डील नहीं करता। हमारी ना एक डिस्कशन रह गई, पी एंड एल अकाउंट में रेवेन्यू नेचर आइटम आती है, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट थोड़ी देखता है, वो देखता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है, चाहे 1 रुपया जाए चाहे 1 करोड़ जाए, तो यानी कि बिल्डिंग का खर्चा बैलेंस शीट में आना चाहिए। वो तो यार पी एंड एल के साथ बैलेंस शीट का कनेक्शन है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक तो अलग है, वो तो देखता है पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे, चाहे बिल्डिंग खरीदो चाहे सामान खरीदो। तो इस क्वेश्चन में आंसर कुछ भी नहीं निकल रहा, रिसिप्ट और पेमेंट बराबर हो गए हैं। क्यों नहीं आंसर निकल रहा, अगर आप ध्यान से सोचोगे ये आंसर ही तो है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, आंसर ही तो होते हैं, तो क्वेश्चन ने दे दिया, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी गिवन होगा, तो आपको रिसीप्ट का टोटल करके
पेमेंट का क्या करना है, आंसर निकाल, पेमेंट माइनस करनी है, आंसर आ जाएगा। आ गया लिमिटेशंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट, देखना इसमें भी पॉइंट पॉइंट है नहीं है, एक आदि पढ़ लेते हैं, क्या है पढ़ लेना यार अपने आप। मतलब रिसीप्ट और उसमें मेन उसके डिफरेंसेस क्या है कि वहां पे आप कैपिटल नेचर की आइटमें भी लिख रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर सारा कुछ ही लिख रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस ही नहीं पता चल सकेगा कभी जिंदगी में, तुम्हें सिर्फ बैलेंसेस पता चल रहे हैं। अगला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किसके बराबर होता है और किस नेचर से बनता है ये, रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स आती हैं यहाँ पे, कौन सी, रेवेन्यू नेचर वाली ट्रांजैक्शंस, और किससे बनता है ये, एक्रूवल बेसिस से। ठीक है जी, पढ़ के देखते हैं, टेबल पढ़ लो सीधा, बाकी सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। एनपीओ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, लो जी सेक्शन 8 की बात की थी, याद किया था, आ ही गया। सेक्शन 8 कंपनीज है आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, कह रहे हैं जो सेक्शन 8 कंपनीज है ना एनपीओस, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। जब लो ने बोल दिया जरूरी है, बनाने के लिए किसके पास आना पड़ेगा, अकाउंटेंट के बस की बात नहीं होती, सीए के पास ही आएंगे, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ये रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू नेचर वाली आइटम, ठीक है जी, जिसमें से क्या पता चलेगा, सरप्लस और डेफिसिट। पॉइंट नंबर 2, यही चीज मैंने पहले बता दी थी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, एक्रूवल बेसिस को। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, पी&एल में लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन, यस। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड, क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, सर सब कुछ तो बता दिया आपने, तो इसके साइड पे हम लिखेंगे लर्न एंड अर्न, यही सीखो और इसी से कल को पैसा कमाना सीखो, ये याद रखने हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ, सोर्स ऑफ इनकम लार्जली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। इनकम फॉर द चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो कहां से पैसा आएगा, ये है वो है, मेनली तुम सब्सक्रिप्शन ढूंढो यार, बाकी बात बाद में। चलो जी आगे, चलो जी आगे, इन्होंने एग्जांपल दे दिया किस टाइप की एनपीओ को कहां से मेनली पैसा आता है, ठीक है जी, काम की चीज नहीं है, रीड कर लेना इसको, रीड पता नहीं ना, बाकी स्कैनर में देखेंगे कैसा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेल्फ स्टडी पढ़ लेना, सारा कुछ हो गया। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आया ना टॉपिक, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर ऑफ फ्रॉम द, यही चीज मैंने आपको बता दी थी, यानी कि ये क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि कैश बुक से क्या बनाना है, पी&एल अकाउंट। एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, बस खत्म, इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 42,000, 42,000 रिसीव हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो 42,000 जाएगी। इट इंक्लूड्स 1,600 रुपए 2021 के, मैं किस साल में खड़ा हूं, जिसमें अगर 21 के पैसे जुड़े हो वो तो पिछले साल के हो, आपको बनाना क्या है, ये ढूंढो। कैलकुलेट द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर ये क्रेडिट ना लिखते, क्या तुम्हें पता था इनकम है तो इनकम कहां पे जाती है, क्रेडिट में जाती है, तो कह रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डालो। सबसे पहले मुझे बताओ कितना पैसा मिल चुका है मुझे, 42,000 मिल चुका है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम आती हैं और करंट ईयर की, तो 1,600 रुपया मिला है 2021 का, ये तो पिछले साल का है, हटाओ यहां से, और 600 मिला है फॉर 2023, बता सकते हो, तो 600 भी कर दो माइनस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो शर्तें रख ले, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम आएंगी, ओनली करंट ईयर आइटम आएंगी, पिछला हटाओ अगला हटाओ, आज का देखो, तो ये मेरा पास्ट था 1,600, ये मेरा फ्यूचर था, दोनों ही हटाने पड़ेंगे क्योंकि करंट ईयर की आइटमें लिखनी है। साथ ही साथ ऑल्सो 3,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड, क्या ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, 3,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड एक्रूड इनकम हो गई ना, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो मुझे मिलनी है, मेरे इस साल की है, ऐड कर देंगे, कितनी थी, अब बताओ टोटल कितना बनता है, ये मेरी बनती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एट द एंड मतलब इस साल के एंड में कितना और मिलना बाकी है,
ठीक है जी, तो ये आंसर आएगा। बाकी करते हैं कल, बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी।